हेलो फ्रेंड्स, मैं आज़ाद सर। आज आपका अपना यूट्यूब चैनल आर्ट्स बाय आज़ाद सर में स्वागत है। दोस्तों, पिछले वीडियो में हम 1857 की क्रांति की बात कर रहे थे, जिसमें हमने दो पार्ट में आपको एक 1857 की क्रांति के कारण और दूसरा पार्ट एक इंट्रोडक्शन हमने कराया था। आज हम इसी 1857 की क्रांति का एक बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट होता है, जिसे हम अफवाहें एवं भविष्यवाणी के नाम से जानते हैं। अफवाहें और भविष्यवाणियां, आज हम लोग इस पर चर्चा करेंगे और इसके साथ साथ कुछ और भी मुख्य बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। तो चलिए आज हम लोग बात करते हैं कि ये अफवाह और भविष्यवाणियां क्या थी। देखिए, कुछ लोग कहते हैं कि 1857 की क्रांति का जो मुख्य कारण था, जिसे हम तत्कालिक कारण कहते हैं, वो तत्कालिक कारण आपका क्या था? तो वो था चर्बी वाला कारतूस। लेकिन अंग्रेजों का ये मानना था कि ये चर्बी वाला जो कारतूस जो था ना, ये एक तरह से अफवाह थी, ऐसा रियल में था नहीं। लेकिन भारतीय जो राष्ट्रवादी इतिहासकार हैं, उनका मानना था कि ये ऐसा था, क्योंकि इसकी 3 फैक्ट्री थी। आपको दमदम में यानी कोलकाता में, सियालकोट पाकिस्तान में, पंजाब में, ये 3 जगहों पे बनता था। तो इसका मतलब ये हुआ कि बात में सच्चाई थी, लेकिन अंग्रेजों का मानना था कि ये एक अफवाह थी और इस अफवाह की वजह से 1857 की क्रांति हुई। अच्छा, दूसरी बात, अफवाह थी तो हम लोग उसको भी देखेंगे कि कैसे अफवाह था या सही था। दूसरी बात कि कुछ लोगों का मानना था कि कुछ भविष्यवाणियां हुई थी। जैसे ठीक 1757 में हिंदुस्तान में बंगाल के नवाब, मैंने पहले भी आपको बता रखा है, बंगाल के नवाब जो हमारा बंगाल का जो नवाब जो था सिराजुद्दौला और अंग्रेज के बीच में एक युद्ध हुआ था, जिसे हम पलासी का युद्ध कहते हैं। 1700 कब हुआ था? 57 में हुआ था। ठीक है, 1757 में। और कहते हैं कि इसी समय एक भविष्यवाणी भी हुई कि भविष्यवाणी ये हुई कि ठीक आज से 100 साल बाद हिंदुस्तान में फिर एक क्रांति होगा और ठीक 100 साल बाद 1857 की क्रांति रुख ले रही थी। तो कहीं ना कहीं लोगों का इस बात में भी भरोसा जम रहा था और यही भविष्यवाणी बहुत तेजी से लोगों के बीच में विश्वास पैदा कर रहा था और ये 1857 की क्रांति आगे बढ़ने लगी। तो आज हम लोग इसी की बात करते हैं और चर्चा करने का प्रयास करते हैं। ठीक है, चलिए। तो देखिए, अफवाह क्या, पहला अफवाह ये था कि जो एनफील्ड राइफल जो है ना, जो कारतूस आया है, मैंने कहा था आपको पिछले वीडियो में कि जो पुरानी राइफल जो थी, यानी जो बंदूक थी न्यू ब्राउन, उसके स्थान पर न्यू एनफील्ड राइफल आया था और उसी में जो कारतूस लगता था, जहां पे बारूद जो बुलेट थी उसमें चर्बी लगता था, जो दांतों से खींचना पड़ता था और उससे हमारा धर्म नष्ट होता था, क्योंकि उस ग्रीस में गाय और सुअर की चर्बी थी। तो एक तो ये पहली अफवाह थी, जिसको माना जाता है कि ये अफवाह थी। अंग्रेज कहते हैं, लेकिन भारतीय इतिहासकार इस बात को मानते हैं कि अफवाह नहीं थी, सच्चाई था। देखिए, एक अंग्रेज अधिकारी के अनुसार इस अफवाह की शुरुआत दमदम स्थित शस्त्रागार से शुरू हुई। हमने आपको पीछे भी बताया था कि इसी दमदम शस्त्रागार में 34वीं एनफील्ड सैनिक एक सिपाही था, जिसका नाम मंगल पांडे था। और मंगल पांडे से ही एक व्यक्ति ने बात जब ये कही कि आज आपके पानी पिलाने से और आपके मंडल को छू लेने से, कमंडल को छू लेने से आपका धर्म नष्ट हो जाएगा छोटी जाति से, तो जिस दिन आप जो चर्बी वाला कारतूस का इस्तेमाल करिएगा, उस दिन भी तो आपका धर्म नष्ट हो जाएगा। ये बातें एक शूद्र व्यक्ति ने मंगल पांडे से कही थी और तब मंगल पांडे ने इसकी छानबीन की, जिसका नतीजा हुआ कि मंगल पांडे खुद क्या हुए, फांसी पर चढ़े और उन्होंने विद्रोह की शुरुआत भी दमदम में किया था। तो यहीं से ये बात शुरुआत होती है। तो देखिए क्या कहते हैं कि शस्त्रागार से शुरू हुई। क्या हुआ यहाँ पर? तो यहाँ पर एक नीची जाति का व्यक्ति था। क्या था? नीची जाति के एक व्यक्ति द्वारा एक ब्राह्मण सिपाही, वो ब्राह्मण सिपाही कौन था? मंगल पांडे था, से पानी पिलाने को कहा गया। परंतु उस ब्राह्मण सिपाही ने जब उस नीच जाति के व्यक्ति को पानी पिलाने से मना कर दिया, क्योंकि
उसका मानना था कि अगर वह नीची जाति का व्यक्ति उसके लोटा यानी जो मंडल था उससे पानी पिएगा तो उसका लोटा अपवित्र हो जाएगा। जब उस ब्राह्मण सिपाही ने, ठीक, ये बात मानना था कि अगर पिलाएंगे तो पवित्र है और वो क्या हो जाएगा, अशुद्ध हो जाएगा, तो हमारा धर्म नष्ट हो जाएगा। ये बातें मंगल पांडे ने उस नीच जाति के व्यक्ति से कहा। तो नीच जाति ने क्या कहा, तो देखिए, सिपाही ने उच्च नीच जाति के व्यक्ति को पवित्रता की बात कहकर पानी पिलाने से मना कर दिया, साफ मना कर दिया कि अगर मैं आपको पानी पिलाऊंगा और आप इसे टच करोगे तो आपके टच होने से हमारा बर्तन जो है वो अपवित्र हो जाएगा और हमारा धर्म नष्ट हो जाएगा। ये बातें मंगल पांडे और एक छोट जाति के व्यक्ति के बीच की वार्तालाप हो रही थी। एनफील्ड राइफल को अभी बात आई नहीं थी, ये बात हो रही थी। तब उस नीच जाति ने ये कहा कि आज आपको पानी पिलाने से, बर्तन छूने से आपका धर्म नष्ट हो जाएगा और कल आप जब नई वाली राइफल चलाइएगा तो उसमें तो चर्बी वाला कारतूस में क्या है, गाय और सुअर की चर्बी है। तब जाकर के मंगल पांडे के होश उड़ गए थे। तो ये भी एक तरह से सच्चाई ही था। अब देखिए, मना किया तो उसी नीची जाति के व्यक्ति ने जवाब दिया कि जल्दी ही तुम्हारी जाति भी भ्रष्ट होने वाली है। ये बात किसने कहा, नीची जाति के व्यक्ति ने कहा मंगल पांडे को कि आपका भी क्या होने वाला है, धर्म जल्दी ही नष्ट होने वाला है। मंगल पांडे ने कहा ऐसा क्यों? तब उन्होंने कहा क्योंकि अब तुम्हें भी गाय और सुअर की चर्बी लगे कारतूस को मुंह से खींचना पड़ेगा। जो कारतूस आई थी उसके बारे में यही बात थी, तो उसको पता था, नीची जाति के व्यक्ति को पता था। वो कैसे पता था ये तो अब अलग बात है, लेकिन उसने ये बातें कही, खींचना पड़ेगा, ऐसा माना जाता है कि यहीं से इस अफवाह की शुरुआत हुई। अब ये कहिए अफवाह हो या जो भी बात हो, शुरुआत तो हुई, क्योंकि मंगल पांडे यहां से दमदम गए थे और दमदम जा करके वहां जो ये चर्बी वाली फैक्ट्री थी वहां उन्होंने देखा था और बात में बिल्कुल सच्चाई थी। तभी तो आकर के उन्होंने विद्रोह करने का निर्णय लिया। उनके साथी उनका साथ नहीं दिया, फिर भी उन्होंने एक अंग्रेज, दो अंग्रेज को मार दिया और खुद में अपने आप को घायल कर लिए थे अपनी हत्या करने में, और वहीं से विद्रोह हुआ था और उनको अप्रैल के महीने में फांसी दे दी गई थी। तो ये बात एक कहा जाता है कि 1857 की क्रांति के पीछे एनफील्ड वाला राइफल जो था, जो चर्बी वाला कारतूस उसमें था, ये एक अफवाह थी। एक तो ये बात हो गई। दूसरा बात ये माना जाता है अफवाहों में कि आटा में गाय और सुअर की हड्डियों का चूरा मिलना। देखिए, ये बात तो बहुत पहले की है। मंगल पांडे की जो बात हुई थी 56 की घटना थी, चर्बी वाला कारतूस, लेकिन ये बात तो बहुत पहले की थी। तो शुरू में क्या था, लोगों को भी मतलब जब ये बात उठी थी तो लोग भरोसा नहीं कर रहे थे कि नहीं अंग्रेज ऐसा तो नहीं करेंगे कि आटों में हड्डियों के चूड़ मिलाएंगे गाय और सुअर के। तो लोग भरोसा नहीं कर रहे थे, क्योंकि ये 30 और 40 के दशक की बात थी। दशक मतलब 10 साल, यानी 30 से लेकर 40 और 40 से लेकर 50 के बीच की बात थी। लोगों ने नकार दिया था। लेकिन कई बार आप ये देखेंगे कि जब कोई चीज वर्तमान में घटना घटित होती है ना, और जब उसका मिलान लास्ट वाले से होता है, पहले वाले से कहीं तुक लगता है, तब हमें एक बात निकल करके सामने आता है, अच्छा ये बात है, अब समझ में आया था कि ये घटना का रिलेशन दूसरे घटना से कैसे था। तो जब चर्बी वाले कारतूस के माध्यम से अंग्रेजों ने भारत के धार्मिक चीजों को नष्ट पहुंचाने का प्रयास किया, तब लोगों को ये बात का भरोसा हुआ कि अच्छा 40 के दशक में जो ये अफवाह फैली थी कि अंग्रेजों ने हमारे आटे में, हड्डियों में मिला रहे हैं, चूड़ मिला रहे हैं, शायद ये बात उस समय भी सत्य रहा होगा और हम ये बात अभी भरोसा नहीं कर पा रहे हैं। इसीलिए लोग जितनी भी पुरानी चीजें थी और जो नीचे बातें उभर करके अब आ रही थी, जो धर्म से रिलेटेड था, उस पर लोग भरोसा करने लगे थे। और यहीं से क्वेश्चन आपको लिखने वाला आता है कि क्या भविष्यवाणी और अफवाहों पर हम भरोसा करें? निश्चित तौर पर करें, क्योंकि इसकी तुलना अब पीछे से जोड़ा जा रहा था। तो देखिए ये क्या था। तो इस दौर में एक अफवाह यह भी फैली कि अंग्रेजों ने बाजारों में मिलने वाले आटा में गाय और सुअर की हड्डियों का चूरा मिलवा दिया है।
ऐसा उन्होंने इसलिए किया है ताकि वह भारत में स्थित लोगों का धर्म भ्रष्ट कर सके। इस अफवाह के बाद कई क्षेत्रों में अनेकों लोगों ने आटा खाने से मना कर दिया। ऐसा नहीं कि आटा खाना ही मना कर दिया, यानी बाजार से आटा खरीदना मना कर दिया, यानी लेना मना कर दिया, और खुद घरों में आटा पीसने का काम करने लगे, क्योंकि उनको ये बात अब लगने लगा कि क्या वास्तव में ऐसा हो सकता है। पहले तो हमने ट्रस्ट नहीं किया, हमने तो पहले विश्वास नहीं किया। लोगों ने कहा कि अंग्रेज तो ऐसा कर रहे हैं, वो तो हमारे आटे में गाय सुअर की हड्डियों का चूर्ण मिला रहे हैं, लेकिन हमने भरोसा नहीं किया, क्योंकि हो सकता है हमने नहीं किया, क्योंकि हमने कहा कि ना ऐसा नहीं हो सकता है, इतना नीचा ना काम भी नहीं कर सकते हैं। लेकिन जब चर्बी वाला कारतूस प्रत्यक्ष रूप से सामने आया, तब हमने इसको क्या किया, रिलेट किया और कहा कि ये बात सही हो सकती है, जो बात आज से 10 साल पहले भी कही गई थी। तो इसलिए एक कारण ये भी बन गया। तो दो अफवाहों की बात होती है यहाँ पर। अब तीसरा एक बात आता है, वो होता है क्या, भविष्यवाणी। मैंने अभी अभी आपको कहा कि जब 1757 में पलासी का युद्ध हो रहा था अंग्रेज और बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के बीच में, तो उसी समय किसी ने कहा था कि ये हम युद्ध हार तो गए, ठीक है, लेकिन आने वाले 100 साल बाद ठीक एक युद्ध होगा, एक क्रांति होगी जिसमें हम अंग्रेजों को भगा सकते हैं। ऐसे में ठीक 100 साल बाद ही, यानी 1757 के बाद 1857 में ये घटना घटित हो रही थी। ऐसे में लोगों ने जब कोऑर्डिनेट करके देखना शुरू किया तो उनको ये लगने लगा, और यही वजह था कि और लोग 1857 की क्रांति से जुड़ने भी लगे, क्योंकि उनको ये लगा कि 100 साल पहले जो बात कही गई थी, आज ये बात सत्य हो रही है, कहीं ना कहीं उसकी मैचिंग हो रही है। इसलिए लोग और भी तेजी से इस क्रांति के साथ जुड़ने लगे और उस अफवाह पर या उस भविष्यवाणी पर भरोसा भी करने लगे। जिस तरह से अफवाहों पर भरोसा हुआ, उसी तरह से भविष्यवाणी पर भी भरोसा करने लगे। तो चलिए देखते हैं। कहता है कि 100 साल बाद शासन की समाप्ति हो जाएगी, ये बात उस समय कहा गया था। अर्थात पलासी की जंग के बाद एक भविष्यवाणी की गई थी कि पलासी की जंग के 100 साल बाद अंग्रेजी शासन समाप्त हो जाएगा और देश आजाद हो जाएगा, ये बात उस समय कही गई थी। और ठीक उसी 100 साल के बाद ये क्रांति हो रही थी, तो लोगों को और ज्यादा आत्मविश्वास हो रहा था कि 100 साल बाद वाली घटना आज अगर सही हो रही है तो थोड़ा और हम लोगों ने मेहनत कर दिया तो निश्चित तौर पर क्या हो सकता है, ये क्रांति के बाद अंग्रेजों की सत्ता समाप्त हो सकती है। इसलिए और लोगों ने बढ़ चढ़ करके इस क्रांति में भाग लेना शुरू कर दिया। ठीक है, हो जाएगा। इसी भविष्यवाणी के कारण भी विद्रोह को और ज्यादा बल मिल रहा था, लोग और इससे जुड़ने लगे कि बातें सही हो रही है, तो क्या पता आगे भी बात सही हो सकती है। तो देखिए दोस्तों, यहां से जो क्वेश्चन आता है वो अफवाह भविष्यवाणी, तो दो तरह के अफवाह और एक भविष्यवाणी पर भरोसा करिएगा। इसके अलावा भी लोग और अंग्रेजों से नाराज थे, क्योंकि यहाँ पर एक सामूहिक रसोई वाली बात थी। सामूहिक रसोई वाली बात क्या थी जी? तो सामूहिक रसोई वाली बात ये थी कि भारत में फौज जो था, यानी सेना जो थी, उस सेना में उच्च जाति के भी और नीची जाति के दोनों लोग ही उसमें काम करते थे। ऐसे में भारत में जातिवाद की प्रथा बहुत ज्यादा थी और जाति परंपरा भी थी, छुआछूत का बात भी था। ऐसे में अगर एक ही जगह पे उच्च जाति और निम्न जाति, नीची जाति के लोग दोनों ही काम कर रहे थे, वहां पर खाने पीने के लिए अलग अलग कोई बर्तन नहीं था। ऐसे में जो उच्च जाति के लोग थे उन्हें बड़ा दिक्कत होती थी कि बर्तन कहीं ऐसा तो नहीं है कि छोटे जाति वालों ने भी छू दिया होगा। निश्चित तौर पर जब थाली एक ही है, बर्तन एक ही है, तो कहीं ना कहीं किसी का तो लिखा हुआ है नहीं उस पर, तो ऐसे में तो दिक्कत हो ही सकती है। इस परिस्थिति में वो लोग ये बात शुरू से मांग करते आ रहे थे अंग्रेजों से कि सामूहिक जो रसोई है उसको नकार करके हमको हमारा बर्तन और कुछ राशन पताई दे दीजिए, जो हम उच्च जाति के लोग हैं वो हम अलग अपना खाना बनाएंगे और हम अपना अलग खाना खाएंगे। लेकिन फौज में चूंकि ऐसा होता नहीं है, इसलिए अंग्रेज ऐसा स्वीकार करने को तैयार नहीं थे। इसीलिए उच्च जाति के जो लोग थे वो काफी ज्यादा नाराज थे और इस क्रांति में उन्होंने बढ़ चढ़ करके हिस्सा भी लिया। तो एक
कारण ये भी होता है। देखिए, अंग्रेजों द्वारा सामूहिक रसोई की व्यवस्था की गई थी। सभी सैनिकों का खाना एक ही रसोई में बनाया जाता था, परंतु भारत में जातिवाद होने के कारण कई लोग नाराज थे जो ऊंची जाति के थे। उच्च जाति के थे वो लोग क्या थे? ऊंची जाति वाले नाराज थे। तो ये भी एक कहीं ना कहीं 1857 की क्रांति के पीछे महत्वपूर्ण मुद्दा काम कर रहा था। ठीक है, इस तरह से हमने भविष्यवाणी और अफवाहें आपको समझाने की कोशिश की। अगर ये क्वेश्चन आता है तो इन चारों चीजों पर आप लिखिएगा, निश्चित तौर पे यहां से आपको 3 में 3 नंबर मिलेगा। अब आता है अगला एक पार्ट इसमें कि जो विद्रोह हुआ, इस विद्रोह में नेता कौन थे, अर्थात किसे नेता बनाया गया। ठीक है, तो विद्रोह और नेता की बात आती है, अगले चैप्टर बात करते हैं हम लोग। तो देखिए, धीरे धीरे जब यह विद्रोह पूरे देश में फैलने लगा तो सभी विद्रोहियों ने इस विद्रोह को पूरे देश में फैलाने के लिए अच्छे संगठन का निर्माण किया। क्या किया? एक संगठन होना चाहिए। निश्चित तौर पे कोई भी काम हम लोग बड़े स्तर पे करते हैं तो उसमें संगठन की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होती है। आज भी आप देखिए, कोई पार्टी हो या कोई अन्य व्यक्ति हो, जब भी कोई अपनी पार्टी विस्तार करती है तो उसके संगठन जो होते हैं वो बहुत महत्वपूर्ण उसमें भूमिका निभाते हैं, क्योंकि संगठन ही क्या करते हैं? रूट लेवल पे काम करते हैं, जमीनी स्तर पे काम करते हैं। तो इसके अच्छे संगठन का निर्माण किया और ऐसे लोगों को नेता बनाया जो अंग्रेजों से पहले मुख्य नेता हुआ करते थे। यानी यहाँ पर जरूरी भी तो था, क्योंकि मान लीजिए कि ऐसे ही तो व्यक्ति होने चाहिए जो पहले उन्होंने या तो उनकी छवि अच्छी रही हो, या उन्होंने बड़े बड़े युद्ध में नेतृत्व किया हो, या उनके अंदर जोशीला प्रभाव रहा हो। तो वैसे व्यक्ति की जरूरत थी जो वर्तमान में भी क्या कर सकते थे? इन विद्रोहियों को एक बहुत ही जोशीला प्रभाव भर सकते थे। इसीलिए हमने उन व्यक्तियों को नेता के रूप में चुना जो या तो पहले नेतृत्व कर चुके थे, या पहले युद्ध लड़ चुके थे, या जोशीले प्रभाव के थे। इन कारणों इन लोगों को हमने अपना नेता माना। तो वही कह रहा है कि नेता हुआ करते थे। उदाहरण के तौर पर हमने दिल्ली के लिए मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर को हमने लिया। कहा कि दिल्ली में जो मुख्य नेता होंगे वो कौन होंगे? बहादुर शाह जफर। बहादुर शाह जफर को भी बहुत सारा अनुभव था। यह अलग बात था कि उम्र ज्यादा हो चुकी थी, लेकिन अनुभव तो उन्हें भी था। अच्छा, कानपुर में हमने नाना साहब को लिया। ये भी एमसीक्यू आता है, मिलाने वाला क्वेश्चन, मैचिंग वाला आपका बन जाएगा। तो कानपुर में नाना साहब, उनके पास भी क्या था? अनुभव था, वो भी युद्ध लड़े थे और नाना साहब नाराज भी थे अपने पेंशन को लेकर के, ने इस विद्रोह का नेतृत्व किया। वहीं बिहार में देखा जाए तो जमींदार कुंवर सिंह थे, वीर कुंवर सिंह, इनको नेता बनाया गया। तो अलग अलग जगहों पर अलग अलग लोगों को नेता हमने नियुक्त किया, अर्थात उस विद्रोह का नेतृत्व दिया कि आप इस विद्रोह को आगे बढ़ाइए, आपकी जिम्मेदारी है। तो बिहार में जमींदार कुंवर सिंह ने विद्रोह का नेतृत्व किया। अवध में नवाब वाजिद अली शाह थे। हालांकि वाजिद अली शाह के बाद उनके पुत्र आते हैं, उनकी पत्नी आती हैं। वाजिद अली शाह द्वारा विद्रोह का नेतृत्व किया गया। इसी प्रकार कई क्षेत्रों में कुछ स्थानीय नेता भी सामने आए। तो अलग अलग जगहों पे, दिल्ली हो, लखनऊ हो, कानपुर हो, इलाहाबाद, लियाकत अली वहां पर थे, अन्य अन्य जगहों पर लोगों ने क्या किया? विद्रोह को नेतृत्व दिया। जो पहले से उनके पास नेतृत्व की क्षमता रही, उन्हीं को विद्रोहियों ने अपना क्या बनाया? नेता बना करके उनसे आगे बढ़ने की कोशिश की और लड़ाई में आगे महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाया, जिन्होंने विद्रोह में आसपास के लोगों को भी शामिल करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। और धीरे धीरे यह आंदोलन लगभग पूरे देश में फैलने लगा, पूरे देश में फैला। ठीक है, अब सवाल आता है कि हमने किस प्रकार के व्यक्ति को विद्रोही बनाया। कह रहा है ना कि विद्रोहियों के नेतृत्व के लिए विद्रोही पुराने ही नेता के पास क्यों गए? ये क्वेश्चन आपका 3 नंबर में आता है कि जो विद्रोही थे वो नेतृत्व के लिए पुराने के पास ही क्यों गए। तो अभी मैंने आपको एक्सप्लेनेशन किया कि एक तो कारण था कि उनकी छवि अच्छी थी। आप आज भी देखिएगा, किसी व्यक्ति को हम आगे प्रोडक्ट करते हैं, यानी आगे हम प्रोड्यूस करते हैं, बढ़ाते हैं, तो देखिएगा कि उस व्यक्ति को बढ़ाते हैं जो व्यक्ति की छवि बिल्कुल साफ सुथरा हो, उसके छवि पर किसी प्रकार के दाग ना हो। तो वैसे व्यक्ति को हम आगे बढ़ाने का काम करते हैं, और नेता में हो या अन्य जगहों पर हो।
तो इस समय भी हमने विद्रोहियों में ने उन पुराने नेता को चुना जिनकी छवि साफ सुथरा थी, जिस पर लोगों का बहुत ज्यादा भरोसा था। तो ये पॉइंट याद करके इसको एक्सप्लेनेशन करिएगा। दूसरा कह रहा है कि समान जोश में वृद्धि, ऐसे नेता को हमने चुना जिसके अंदर जोशीला भाषण देने की क्षमता हो। देखिए, फौज हो या सेना हो या कोई भी टुकड़ी लड़ाई लड़ती हो, असली लड़ाई तो उसका नेतृत्व करने वाला ही लड़ता है, क्योंकि अगर नेतृत्व करने वाला में बोलने की जोश हो, साहस हो, तो सिपाही भी बहुत जोश के साथ लड़ाई लड़ते हैं, क्योंकि उनके अंदर जोश भरने का जरूरत होता है। तो जोशीले सम्मान व्यक्ति को रखा गया और अनुभव नेतृत्व की क्षमता, और एक ऐसे व्यक्ति को चुना गया जिसका युद्ध लड़ने का अनुभव भी हो, बड़ा सा अनुभव हो। वो अनुभव के साथ क्या कर सकता था, युद्ध को अपना नेतृत्व दे सकता था। इसीलिए विद्रोहियों ने पुराने नेताओं पर ज्यादा भरोसा किया, जिनकी छवि साफ सुथरा थी, जिनके अंदर जोश था और साथ ही साथ वो नेतृत्व युद्ध में पहले से कर चुके थे। इन्हीं लोगों को उन लोगों ने क्या बनाया, अपना नेता बनाने का काम किया और फिर नेतृत्व आगे बढ़ा। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। अब आ रहा है कि अवध में विद्रोह। कहते हैं कि अवध में विद्रोह जो हुआ था, विद्रोह तो चारों तरफ हुआ, लेकिन अवध का जो विद्रोह था, अवध मतलब वर्तमान में लखनऊ, अवध का जो विद्रोह था वो सबसे ज्यादा खतरनाक हुआ। सबसे ज्यादा प्रभाव अवध का विद्रोह था, जहां के नवाब वाजिद अली शाह हुआ करते थे। ठीक है, वहां का विद्रोह लंबा समय तक चला। हालांकि बड़ी कोशिश के बाद अंग्रेजों ने उस पर कब्जा कर लिया, लेकिन आंदोलन जो चला वो लंबा समय तक चला। अब देखिए क्या वजह था, तो आप सिंपली एक बात को समझिएगा। अवध जो था ना, वो उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में उत्तर भारत में आता है, जहां गर्मी ज्यादा होती है, और गर्मी वाले इलाके में ही अंग्रेज नील और कपास की खेती करवाते थे। खास करके नील आपने पढ़ा भी होगा, और नहीं पढ़ा होगा तो आगे हम आपको पढ़ाएंगे। इसी चैप्टर के आगे गाधी वाले में, जो बिहार के चंपारण में अंग्रेज नील की खेती करवाते थे। ठीक है, यानी नील हो या कपास इलाका हो, उन क्षेत्रों में होता है जहां पे गर्मी ज्यादा होता है। पहली बात ध्यान रखिएगा। और ये अवध का जो इलाका था, गर्म प्रदेश वाला इलाका था, पहली बात हो गई। अब उस पर, अवध पर अंग्रेज शुरू से ही कब्जा नहीं करके रखे हुए थे, क्योंकि उन्हें अवध को वो एक बफर स्टेट यानी दुधारू गाय के रूप में इस्तेमाल करते थे, कि अगर कोई व्यक्ति कलकत्ता पर अगर कब्जा करता है तो पहले वो अवध पर आक्रमण करेगा, और उस दौरान हमें अवध से सुरक्षा मिल जाएगी, तब तक हम अपने दिल्ली को क्या कर लेंगे, सुरक्षित कर लेंगे। इसको आप ऐसे समझ सकते हैं कि मान लीजिए कि ये कोलकाता है, इसका सटा हुआ इलाका यहाँ पर अवध था, तो अगर कोई यहाँ का व्यक्ति कलकत्ता पे हमला करेगा तो उससे सबसे पहले किस पे हमला करना पड़ेगा, उससे पहले अवध पे हमला करना पड़ेगा। और जब तक अवध को जीतेगा तब तक हम अपना ये बाउंड्री क्या कर लेंगे, सुरक्षित कर लेंगे। इसी वजह से अंग्रेज अवध को भारत में मिला नहीं रहे थे, वरना चाहते तो 1764 के बक्सर के युद्ध में ही उन्हें मिला लिए होते। वो अपने एक बफर स्टेट कहते हैं इसको, क्या बोला जाता है इतिहास की भाषा में, बफर स्टेट कहा जाता है। इस बफर स्टेट के रूप में अवध को मिला रहे थे। लेकिन जब हड़प नीति के बाद, मैंने बताया है पीछे, हड़प नीति के बाद पूरे भारत के राज्यों को अवध ने, अंग्रेजों ने मिला लिया, तो अब उनकी भी मजबूरी थी कि अवध को क्या करे, अंग्रेजी राज में मिलाए, क्योंकि एक ऐसे कैसे रहेगा, जबकि अवध बहुत पहले ही सहायक संधि को स्वीकार कर चुका था। लेकिन फिर भी ये लोग अवध को कुशासन के आधार पर, अर्थात शासन करने का ढंग नहीं है, किसको, वाजिद अली शाह को, इस आधार पर वो लोग मिलाते हैं 1856 में। और नतीजा उसके बाद बहुत बड़ा विद्रोह होता है, और वहां पर अंग्रेज से बहुत लोग नाराज थे। एक देखिए, शासन में ये लोग नाराज थे। अब वहां पर होता था तो कपास का जो और नील की जो खेती थी, यही अंग्रेजों के क्या होती थी, आंखों में खटकती थी कि ये चीजें हमारी होना चाहिए। यहीं पर तो डलहौजी में कथन भी कहता है कि एक गिलास जूस एक दिन आकर हमारे ही मुंह में गिरेगा, अर्थात ये अवध एक ना एक दिन तो हम इसको मिला करके ही अपने भारत अंग्रेजी शासन में दम लेंगे। और ये हुआ, तो इसलिए अवध वहां पे उनके कब्जे में अपने लिए महत्वपूर्ण हो रहा था, तो अवध पर कब्जा करना चाहते थे। लेकिन अवध के सिपाही भी थे, वो भी इनसे नाराज थे। अवध में जो जमींदार थे, उनसे जमीन ले लिया गया था, वो भी नाराज थे। अवध में जो लोग तालुकदार थे, उनकी भी सारी शक्तियां नष्ट कर दी गई थी, वो भी नाराज थे।
कुशासन के आधार पर राजा को मिलाया गया, इसलिए राजा और पब्लिक भी नाराज थे, बावर्ची भी नाराज थे, वहां पे काम करने वाले लोग नाराज थे, सारे लोग किससे नाराज थे? अंग्रेजों से नाराज थे। यही वजह था कि अवध में सबसे विकराल रूप धारण किया क्रांति का, जो सबसे लंबा समय लगा। हालांकि बाद में अवध को उन लोगों ने मिला ही लिया, कब्जा कर ही लिया अंग्रेजों ने। तो चलिए देखते हैं, एक कारण में बताते हैं क्या है क्या नहीं। 1801 में ही अंग्रेजों द्वारा अवध पर सहायक संधि थोप दी गई थी, भी मैंने बताया आपको। इसके अंतर्गत अवध की सेना को समाप्त कर दिया गया। ये तो हमने संधि में बताया कि शर्तें हुआ करती थी। अंग्रेजों ने अवध में अपनी सेना को स्थापित किया, पूरा सैन्य नियंत्रण अंग्रेज अपने हाथों में ले लिया अंग्रेजों ने। धीरे धीरे अंग्रेजों ने अवध पर अपना प्रभाव बढ़ाया और 1856 में वहां नवाब वाजिद अली शाह को यह कहकर सत्ता से हटा दिया, शासन से हटा दिया कि राजा ठीक प्रकार से शासन नहीं कर पा रहे हैं, अर्थात कुशासन के आधार पर हटाने का क्या किया? प्रयास किया। अब बताइए, जो नवाब को पकड़ने के बाद लखनऊ से कानपुर ले जाते समय लगभग 100 किलोमीटर की दूरी पर जनता लखनऊ से कानपुर आ गई हो, रोते बिलबिलाते हुए, और ऐसी बात कर रही हो। एक एनसीईआरटी में कथन है कि ऐसा लग रहा है जैसे शरीर से जान जा चुका है। अब बताइए, वो राजा अलोकप्रिय कैसे हो सकता है जनता के बीच में, जिसके लिए जनता लखनऊ से कानपुर तक चली आती है पैदल पैदल चलते चलते। ये तो बिल्कुल सरासर गलत था। और कुशासन तो था नहीं, उन्हें शासन तो आता था, लंबा चौड़ा अनुभव था, लेकिन फिर भी आरोप लगाया कि आपको शासन करने का ढंग नहीं आ रहा है, इसीलिए हम आपको सत्ता से हटा रहे हैं। ये आरोप था। असली मकसद था अवध को मिलाना, क्योंकि वो बाजार के रूप में उसे देखना चाहते थे। अंग्रेज एक व्यापारी थे और व्यापारिक दृष्टिकोण से अवध उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण था, कपास और नील की खेती के लिए। ठीक है, अब देखिए, और सामान्य जनता उन्हें पसंद नहीं करती, परंतु यह बात बिल्कुल गलत थी। नवाब वाजिद अली शाह एक अत्यंत लोकप्रिय नवाब थे और सम्मान जनता द्वारा उन्हें बहुत पसंद किया जाता था। लॉर्ड डलहौजी द्वारा जबरदस्ती अवध पर कब्जा किए जाने के कारण अवध के लगभग सभी लोग बहुत नाराज थे। जब नवाब अवध से विदा ले रहे थे तो बहुत सारे लोग रोते हुए कानपुर तक पहुंच गए। आपको बताया ना मैंने, कानपुर तक उनके पीछे पीछे गए। कई लेखकों ने तो लिखा है कि ऐसा लग रहा है कि नवाब के जाने के बाद देह से जान जा चुकी है और शहर काया बेजान हो गया है पूरी तरह से। अर्थात पूरी तरह से शहर जो है क्या हो चुका है? बेजान हो चुका है। ये बात कहते हैं। ठीक है, तो ऐसे में कैसे आप मान सकते हैं कि नवाब वाजिद अली शाह लोकप्रिय नहीं थे और उन्हें शासन करना आता नहीं था और लोगों के बीच में उनकी पकड़ नहीं थी? ये सरासर गलत था। अब आ रहा है क्या, अंग्रेजों ने अवध पर कब्जा क्यों किया? अब क्यों किया ये तो मैंने पहले ही बताया आपको कि अंग्रेज भारत में केवल लाभ कमाने के लिए आए थे। उस दौर में अवध जो था वो मिट्टी, नील और कपास की खेती के लिए बहुत अच्छी थी, जिस वजह से अंग्रेजों ने अवध पर अधिग्रहण किया ताकि वहां पर नील और कपास की खेती करवाकर अधिक से अधिक लाभ कमा सके। साथ ही क्षेत्र को उत्तरी भारत के बड़े बाजार के रूप में भी विकसित करना चाहते थे, और जिस वजह से अंग्रेजों ने अवध का अधिग्रहण किया, यही मेन वजह था जो मैंने आपको अभी बताया। अब आता है कि अंग्रेजी राज और अवध कैसे वहां पे विद्रोह करते हैं लोग। अंग्रेजों के जबरदस्ती अवध पर अधिग्रहण करने के कारण अवध में स्थिति बहुत खराब हो गई। अंग्रेजों ने नवाब वाजिद अली शाह को गद्दी से हटा दिया। नवाब को हटाए जाने के कारण दरबार में उपस्थित संगीतकार हो, कारीगर हो, बावर्ची हो या अन्य कर्मचारी भी क्या हो गए कि स्थिति खराब हो गई, क्योंकि सबकी रोजी रोटी वहां से चली गई। सब लोग नाराज थे। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि राजा को गद्दी से हटाए जाने के बाद दरबार ही समाप्त कर दिया गया, जिस वजह से सभी लोग बेरोजगार हो गए। ये सभी लोग अंग्रेजों के गुलाम बनकर रह गए। तो ये लोग तो निश्चित तौर पे क्या करेंगे? विद्रोह में भाग लेंगे। तो ये लोग भी भाग लिए। अंग्रेजी शासन के अंदर तालुकदारी की स्थिति भी बहुत ज्यादा खराब हो गई थी। जो तालुकदार थे, इसलिए तालुकदार भी इसमें भाग लिए थे।
तालुकदार या व्यक्ति हुआ करते थे जो मुगल शासन के दौरान किसानों से कर वसूला करते थे। अवध पर अंग्रेजों के कब्जा होने के बाद, अधिग्रहण के बाद इन तालुकदारों को भी हटा दिया गया, इनके भी किले गिरा दिए गए और इनकी सेना को भी समाप्त कर दिया गया। इसलिए तालुकदार भी क्या हुए, अंग्रेजों से ज्यादा नाराज थे। अंग्रेजी शासन के ने सोचा कि तालुकदारों को हटाकर जमीन सीधा किसानों को दी जाएगी, जिससे किसानों का शोषण में कमी आएगी, परंतु ऐसा हुआ नहीं। अंग्रेजी शासन के दौरान किसानों की स्थिति और ज्यादा खराब हुई, क्योंकि अंग्रेजी शासन ने किसानों पर बहुत ज्यादा कर लगा दिया और जिसे चुका पाना किसानों के लिए बहुत मुश्किल हो रहा था, इसलिए किसान भी नाराज थे। तो अब देखिए, जो कितने कर्मचारी थे वो नाराज हुए, इसके अलावा तालुकदार नाराज हुए, इसके अलावा किसान भी नाराज थे, इसके अलावा सिपाही भी नाराज थे। कौन थे? सिपाही। इस प्रकार पहले किसानों का शोषण तालुकदारों द्वारा किया जाता था और अब अंग्रेज किसानों का और ज्यादा भी शोषण करने लगे, जिससे किसानों में गुस्सा बढ़ा। अवध के सिपाही पर भी अंग्रेजों के व्यवहार के कारण उनसे नाराज थी, तो सिपाही भी नाराज थे और उन्होंने भी 1857 के विद्रोह में बढ़कर चढ़कर भाग लिया। इस विद्रोह में नवाब की पत्नी बेगम हजरत महल ने भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और सभी तालुकदार भी इस नेतृत्व में नवाब की पत्नी के साथ शामिल हो गए। सामान्य जनता ने भी इस विद्रोह में भाग लिया और धीरे धीरे यह विद्रोह बढ़ता चला गया और बहुत बड़ा रूप ले लिया। इस प्रकार ये अवध वाला क्वेश्चन आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, कई कारणों से क्वेश्चन बनता है। 8 नंबर में आ सकता है कि अवध पर कब्जा करने का अंग्रेजों के पीछे क्या कारण था, या अंग्रेज अवध भयंकर विकराल रूप क्यों ले लिया, या इसमें कौन कौन लोग भाग लिए। इस प्रकार दोस्तों मैंने आपको ये यहाँ पर 3-4 क्वेश्चन आपको कराया। एक भविष्यवाणी, अफवाहें, फिर राजनेता, फिर से अवध की सारी कहानी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो इसे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। ठीक है दोस्तों, जय हिंद, जय भारत। थोड़ा बड़ा हो गया। हाँ।